अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। नाक के पीछे गले में रेशा गिरने की वजूहात क्या होती हैं और इसका मुस्तनद इलाज क्या है, ये है हमारा आज का टॉपिक। नाक से पीछे जब रेशा गिरता है तो हम इसको केरा कहते हैं। केरा गले में गिरता है जी, गले में बलगम फंसा रहता है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। गला चोक रहता है हर वक्त, और या रात के वक्त इसकी वजह से सांस भी कुछ लोगों का बंद होता है। तो ये शिकायत होती है आमतौर पे। फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है कि गले में हर वक्त कोई चीज़ हैंग हुई रहती है। ये क्या वजूहात होती हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप की या केरा गिरने की, क्या वजूहात होती हैं और इसका क्या इलाज है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाक के अंदरूनी जिल्द की जब इन्फेक्शन होती है या एलर्जी होती है, या नाक के इर्द गिर्द मौजूद साइनसेस की जब इन्फेक्शन होती है या उनके अंदरूनी जिल्द की एलर्जी होती है, तो वहां पे रेशा बनने की रफ्तार स्पीड बढ़ जाती है। और ये स्पीड बढ़ने की वजह से फिर बहुत सारा रेशा कुछ लोगों के सामने की तरफ भी आता है और बहुत सारा रेशा पीछे की तरफ, गाढ़ा रेशा पीछे की तरफ हैंग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। और ये रेशा जहां जहां लगा रह जाता है उस जगह पे इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का बायस भी बनता है। तो ये सोजिश और ये रेशा बनने की क्या वजूहात हो सकती हैं? एलर्जीज हो सकती हैं, आपको पोलन एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है, डेंड्रफ एलर्जी हो सकती है, आपको घर के अंदर मौजूद मोल्ड से एलर्जी हो सकती है, कॉकरोचेस से एलर्जी हो सकती है, हाउस डस्ट माइट जो कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं कारपेट के अंदर रहते हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से लगातार नाक में रेशा फंसा रहता है। इसको पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। आपको मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकती है, यानी आपके कान, अंदरूनी कान या दरमियानी कान जो है उसमें पीप भरी हो सकती है। वो पीप जब निकलती है एक ओपनिंग के थ्रू, जो कि हमारे गले के अंदर ओपनिंग ओपन होती है, ये प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब होती है असल में। लेकिन जब रेशा भर जाता है तो इसी ट्यूब के रास्ते फिर पीप नहीं आती है हमारे गले के अंदर, और उससे भी पोस्ट नेजल ड्रिप बन जाती है। पोस्ट नेजल यानी नाक, गले के अंदर केरा गिरता है। अगर साइनोसाइटस हो, साइनस इन्फेक्शन हो, नाक के इर्द गिर्द मौजूद जो हवा के खाने हैं उनके अंदर पीप भर जाए, तो उसकी वजह से भी पोस्ट नेजल ड्रिप होती है। और ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका इलाज मुस्तनद फिजिशियन से करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आमतौर पर इलाज 2 हफ्ते लेता है। कोल्ड और फ्लू वायरस या बैक्टीरिया जो भी नाक या गला खराब करते हैं, उसके साथ भी गले में और नाक में सेक्रीशंस बनने का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ज़्यादा सेक्रीशंस बनती हैं और ये सेक्रीशंस लगातार गले में हैंग हुई रहती हैं, और इसकी वजह से पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है। और किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी एलर्जी ख़त्म भी हो जाए तो उसके बाद भी 2 से 4 हफ्ते तक नाक की सेक्रीशंस ज़्यादा रहती हैं, और उसकी वजह से भी गले में ये केरा गिरता रहता है। साइनोसाइटिस के साथ आमतौर पे होता है इसका, और क्या रेमेडीज करें, क्या घरेलू एहतियात करें, क्या घरेलू इलाज करें। सबसे पहले स्टीम का लेना। स्टीम विद मेंथोल और विदाउट मेंथोल 3 से 4 दफ़ा दिन में लेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रेशा बहुत तेज़ी से बन रहा होता है और बार बार जमे हुए रेशे को पतला करके निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल, ये दोनों प्रोसेस, इससे फ़ायदा ये होता है कि रेशा नरम होकर आसानी से निकलता रहता है और पीछे गले में हैंग नहीं होता। और जब ये रेशा नरम होकर निकलता रहता है तो इनके साथ ही जरासीम और एलर्जन, वो मादे जो कि एलर्जी पैदा कर रहे हैं नाक में, वो भी साफ होते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं। सेलाइन नेजल वॉश, तीसरा तरीका ये है कि सेलाइन नेजल वॉश, ये नमकीन पानी के नेजल वॉशेस होते हैं, और इनसे गले की सेक्रीशंस, नाक की सेक्रीशंस पतली होकर आसानी से निकल जाती हैं और जरासीम तल्फ हो जाते हैं। गार्गल करें विद लूक वार्म साल्ट वाटर। गार्गल करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो ऑक्सीजन आप पानी के अंदर से गुजारते हैं वो ऑक्सीजन जरासीम को तल्फ करती है, और जो सेलाइन वाटर है वो वहाँ पे मौजूद सेक्रीशंस को, नमक वाला पानी जो है वहाँ पे मौजूद सेक्रीशंस को थिन कर देता है और वो आसानी से निकल जाती है। तो उसके अलावा जो हर्बल रेमेडीज हैं, उसके अंदर हर्बल टीज वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल भी फायदा देता है। ये सेलाइन इरिगेशन है, ये नेजल इरिगेशन की ट्यूब है। बड़ों में आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। बड़े तो जो है खुद नाक में पानी डाल सकते हैं, नाक में पानी खींच सकते हैं और ज़ोर से नाक को साफ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में ये सेलाइन नेजल इरिगेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से पहले बेजा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की बजाय इस तरह की चीज़ों को हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, नेजल इन्फेक्शंस के लिए, नेजल सेक्रीशंस के लिए और एलर्जीज़ के लिए। फिर एक दफ़ा फिर रेपिटिशन है कि आप कूल मिस्ट का इस्तेमाल करें या वार्म
जो है वो स्टीम का इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा होगा। वार्म स्टीम आपको जो है वो बाथरूम में मिल सकती है, गर्म पानी से नहाएं भी और उसके अंदर लंबे लंबे सांस भी लें बात के दौरान, आपको फ़ायदा होगा। हनी का इस्तेमाल फ़ायदा करता है, लेकिन जो हनी गले में लगा रह जाता है, जो हनी आपके मुंह के अंदर लगा रह जाता है, वो हनी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए जब भी हनी का इस्तेमाल करें तो पीछे से गर्म पानी पिएं, पीछे से गर्म कहवा पिएं या सादा पानी पिएं, और या टूथब्रश करें या आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। हनी को गले के अंदर या दांतों के अंदर लगा हुआ नहीं रहने देना है। फिर बल्ब सकर्स का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, बल्ब छोटे बच्चों में स्पेशली। हनी के बारे में ये बताता जाऊँ कि 1 साल से नीचे हनी का इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। बल्ब सकर्स जो बच्चे छोटे होते हैं, उनमें जब आप सलाइन के कतरे डालते हैं, सेक्रीशंस नरम हो जाती हैं, तो फिर इस तरह के बल्ब सकर से उन सेक्रीशंस को रिमूव करना भी ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ छोटे बच्चों में पतली हुई हुई सेक्रीशंस ज़्यादा मसले का बाइस बनती हैं, गले से ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और बच्चा ज़्यादा तंग होता है उनकी वजह से। इसलिए ये सेक्रीशंस रिमूव करना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कफ और कोल्ड रेमेडीज एंटीहिस्टामिन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इससे सेक्रेशंस और ज़्यादा थिक होती हैं। हमारा मकसद ये होता है कि सेक्रेशंस थिन होकर निकल जाएं, लेकिन इनसे जब सेक्रेशंस थिक हो जाती हैं तो मसला बढ़ता बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। और फिर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर और फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। एक बार फिर इसी चीज़ की रेपिटेशन है कि स्टे हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपके गले की सेक्रीशंस जो हैं वो अच्छी रहें, बिल्कुल नरम रहें, पतली रहें और निकलती रहें। नेज़ल मिस्ट का इस्तेमाल करें, नेज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, नेज़ल स्प्रेज का इस्तेमाल करें, गार्गल करें वार्म साल्ट वाटर के साथ। स्मोक को अवॉइड करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, स्मोक को अवॉइड करें। किसी भी किस्म की हाउस होल्ड स्मोक, सिगरेट स्मोक, सेकेंड हैंड स्मोक, घर के अंदर अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है या वेपिंग करता है या कोई पाइप इस्तेमाल करता है तो उसको मना करें। नेटी पॉट जो है ये भी नेज़ल इरिगेशन का एक मेथड है। इसमें नेज़ल इरिगेशन, एक नाक से पानी नाक में डाला जाता है और नाक को गले की तरफ से बंद करके पीछे तालू की मदद से उसे बंद किया जाता है और दूसरी साइड से पानी बाहर फेंका जाता है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात रिगार्डिंग पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जो कि बहुत सारे लोगों का मसला है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।